हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। बेटा हमने कल आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत करी थी 12th क्लास के बायोलॉजी की, जिसमें हमने पहला चैप्टर लिया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की हमारी कल पहली क्लास थी। आपको वो क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आज की क्लास आपको समझ आएगी। ठीक है, तो उस क्लास में हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी एक टॉपिक की जिसका नाम था लाइफ स्पैन। हमने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा था, लाइफ स्पैन किसमें, लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है, और किन किन ऑर्गेनिज्म की कितनी कितनी लाइफ स्पैन होती है, जो भी एनसीईआरटी में दे रखी थी बेटा हमने वो सारी डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू करा था डिटेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने काफ़ी पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें हमने जो रिप्रोडक्शन जो शुरू किया था वो हमने किया था एसेक्सुअल में। हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, जिसमें हमने बडिंग पढ़ा था, स्पोरुलेशन पढ़ा था, है ना। आज हम उसी का एक जो हमारा लास्ट पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो उसको शुरू करने से पहले जो कल मैंने आपको स्पोरुलेशन में स्पोरुलेशन के दो एग्जाम्पल बताए थे, कॉनिडिया और ज़ूस्पोर, ठीक है। तो कॉनिडिया और ज़ूस्पोर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मैं आपको बताऊंगी। दोनों ही एक टाइप के क्या है हमारे पास, दोनों ही हमारे पास एक टाइप के स्पोर्स हैं, ठीक है। और दोनों ज़ूस्पोर्स किस में पाए जाते हैं, ज़ूस्पोर हमारे पास क्लेमाइडोमोनास, और कॉनिडिया हमारे पास किस में पाए जाते हैं, कॉनिडिया हमारे पास पेनिसिलियम में पाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कॉनिडिया में और ज़ूस्पोर में क्या अंतर है, कॉनिडिया में और ज़ूस्पोर्स में क्या अंतर है, सिर्फ इन स्पोर्स में क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। ज़ूस्पोर हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले तो ज़ूस्पोर किस में पाए जाते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ज़ूस्पोर्स हमारे पास क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। किस में पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास के जो स्पोर्स होते हैं उनको हम बेटा ज़ूस्पोर्स बोलते हैं, और पेनिसिलियम के जो स्पोर्स होते हैं उनको हम कॉनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है बेटा, आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ज़ूस्पोर्स एंड कॉनिडिया। तो आपको जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो आपको सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होता है, मोटाइल होते हैं, अपने आप से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास कॉनिडिया होते हैं ना, वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको एयर करंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, या फिर वाटर की जरूरत होती है मूव करने के लिए, राइट। एयर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। लेकिन जो फ्लैजिलेटेड होते हैं बेटा, उनको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, उनका फ्लैजिला ही काफी होता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होंगे, सिंपल सी बात है। नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल का मतलब है मूविंग, ठीक है, नॉन मोटाइल का मतलब है नॉन मूविंग। उसके बाद हमारे पास जो क्लेमाइडोमोनास के जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ना, वो फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया होगा ये, ठीक है, वो हमारे पास स्पोरेंजिया के अंदर मिलता है। मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर भी ऐसे बताया था कि ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर इस ऐसे, मतलब ये स्पोर्स इस तरीके से मिलते हैं, तो ये हमारे पास अंदर मिलते हैं। जबकि हमारे पास, मैंने आपको जब पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी में ऐसे ऐसे मतलब एक्सटर्नली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटसाइड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इनसाइड हो गया। एग्जाम्पल हमको पता है क्लेमाइडोमोनास में, ज़ूस्पोर्स का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, जबकि कॉनिडिया का एग्जाम्पल हमारे पास किस में मिलता है, पेनिसिलियम में मिलता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी, है ना। और आगे की क्लास हम आज शुरू करते हैं। आपको कल का अच्छे से रिवाइज करके आना है बेटा, तभी आपको आगे का भी समझ आएगा। मतलब तभी, इसीलिए कि आपका एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से आप तभी रिलेट कर पाओगे जब आप पूरा शुरू से पढ़ोगे, ठीक है। तो आगे का आज का हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? प्रोपोगेशन शब्द है प्रोपोग्यूल से। प्रोपोग्यूल का मतलब क्या होता है? प्रोपोग्यूल का मतलब होता है हिस्सा, किसी प्लांट का कोई भी एक हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोग्यूल बोल लेते हैं। चाहे वो रूट हो, चाहे उसकी शूट हो, चाहे वो लीव हो, चाहे वो बड हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं प्रोपोग्यूल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आया। और वेजिटेटिव प्लांट में हो रहा है तो हम उसे वेजिटेटिव बोल देते हैं, है ना। और रिप्रोडक्शन तो हमें पता ही है कि रिप्रोडक्शन में यूज हो रहा है, इसलिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला है हमारे पास नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा है हमारे पास आर्टिफिशियल और हॉर्टिकल्चरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा इसको हॉर्टिकल्चर इसीलिए कहा गया है, आर्टिफिशियल एक तो होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है कि इसमें किसी भी मतलब ह्यूमन की कोई नीड नहीं होती है, इसको नेचर अपने आप ही परफॉर्म कराता है। ठीक है, इसको नेचर अपने आप ही करवाता है। जबकि हमारे पास आर्टिफिशियल जो प्रोपोगेशन है उसको उसमें मतलब उसमें जो है मैन मेड ये वाला जो है, ये वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये मैन मेड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि हमें इंसान की जरूरत होती है। इंसान की मतलब कि इसमें जो ह्यूमन यूज है वो ज्यादा होता है। जैसे कि मतलब एक आर्टिफिशियली किसी चीज को कराने के लिए बेटा नेचुरली तो जो चीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल बोलते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियली जो चीज होती है जिसको इंसान अपने आप से करवाता है उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। ये इसको हॉर्टिकल्चर इसीलिए बोला है क्योंकि इसको बेटा अपने फ्रूट्स की यील्ड बढ़ाने के लिए, या फिर एक हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही पेड़ हो और उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स आ जाए। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर ये जो हमारे पास जो ब्रांच होती है इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। किसको? फ्रूट्स के प्रोडक्शन को करवाने के लिए, है ना, वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन कराने के लिए। ये हमारा पार्ट जो आता है हॉर्टिकल्चर में आता है, इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल और हॉर्टिकल्चरल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन बोल देते हैं। ठीक है बेटा, हम क्यों करवाएंगे? हम आर्टिफिशियल वेजिटेशन क्यों करवाएंगे? अपनी नीड के लिए करवाएंगे, है ना, कि हमको ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स मिल सके, हमको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स मिल सके। तो इसीलिए बेटा इसको हॉर्टिकल्चरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन भी बोल दिया गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है कि नेचुरली कैसे हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसके देखो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक तो हमारे में रूट से हो, स्टेम से हो सकता है, दूसरा हमारे पास लीव्स की हेल्प से हो सकता है, और तीसरा हमारे पास रूट्स की हेल्प से हो सकता है। ठीक है, स्टेम में हमारे पास चार टाइप आते हैं जिसमें हमारे पास पहला है अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा है सब एरियल स्टेम, तीसरा है हमारे पास एरियल स्टेम, और चौथा है हमारे पास बुलबिल। देखो बेटा, आप अगर एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे मैं लेक्चर देख लूँ और एनसीईआरटी पढ़ के मुझे सब समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी में तो शायद इतना डिटेल दे भी नहीं रखा है, लेकिन आपको चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, है ना, जैसे कि एक हमें बिल्डिंग बनाने के लिए एक फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही बेटा ये फाउंडेशन है। भले ही आप एग्जाम के टाइम पे इतना सारा ना पढ़ो, आप सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ो, लेकिन बेटा आपको सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पहले मतलब जो बेसिक चीज़ है वो पता होना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का जो काम है वो बहुत सारे चैप्टर से लिंक है। ये चैप्टर आप मॉर्फोलॉजी इसके बिना नहीं पढ़ सकते हो बेटा। अगर आपको ये चैप्टर नहीं अगर आपको ये वाली चीज़ें नहीं पता है तो आप मॉर्फोलॉजी अच्छे से कमांड नहीं कर सकते हो अपनी। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक बेटा यही है। ठीक है, प्लांट्स में किस किस टाइप के क्या क्या होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कैसे करा सकते हैं, है ना, तभी आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ पाते हो जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं। तो आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं। जो भी हम स्लाइड्स लेके आ रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपके पास वो होने चाहिए कि आप मतलब लिखते लिखते आपके दिमाग में भी एक फीड होता रहता है। वो अगर आप देखते रहोगे तो आप सब भूल जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी तो आ जाएगा लेकिन आप बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बेटा नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे ये स्लाइड्स हम दे रहे हैं आपको ऐसे ऐसे अपनी नोटबुक में नोट्स बनाना है। ठीक है,
चलो तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेम से। स्टेम में हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम आता है, सब एरियल स्टेम आता है, एरियल स्टेम आता है और बुलबिल आता है। उसके बाद हमारे पास लीव से भी हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके बाद स्टेम से रूट से भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, स्टेम में हमारे पास जो पहला दे रखा है बेटा वो दे रखा है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम वो होता है बेटा कि जो स्टेम है वो हमारे पास जमीन के नीचे है। क्या है? अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड का मतलब तो पता है ना आपको, ग्राउंड के नीचे। तो जब स्टेम हमारे पास ग्राउंड के नीचे होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेटा बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज अ नॉन ग्रीन फूड स्टोरिंग पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल। सॉइल के सरफेस के नीचे जो स्टेम प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ये हमारे पास किस किस काम के लिए काम आता है? फूड स्टोरेज के लिए काम आता है। ठीक है, इट इज सेवरल टाइप, इट इज ऑफ सेवरल टाइप लाइक ट्यूबर, राइजोम, बल्ब। राइट, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। आपके एनसीईआरटी में ये टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, ट्यूबर, राइबोसोम, बल्ब। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम आपको समझ आ गया क्यों काम आता है। हमारे पास नॉन ग्रीन होता है। सबसे पहले बात तो नॉन ग्रीन है। आलू देखो ग्रीन देखा है आपने, खराब आलू ग्रीन होता है। ये आलू कैसे कलर का है? ब्राउन कलर का है। तो नॉन ग्रीन होते हैं ये। कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? इट इज अ टर्मिनल पोर्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का जो टर्मिनल पोर्शन होता है ये हमारे पास स्टेम है। जब आपने आलू का पौधा कभी आपने देखा होगा, आप उसको उखाड़ोगे तो आपको टर्मिनल ऐसे आलू मिलेंगे उसमें। ठीक है, उसके नीचे कोई स्टेम नहीं होती है, उसके नीचे रूट्स होती हैं। रूट्स भी मतलब ये आलू एक टाइप का हमारे पास इसी में रूट्स होती हैं। इन्हीं जो ये जो स्टोरिंग जो मतलब ये जो पोटैटो होता है इसी में रूट्स लगी होती है, इसके नीचे कोई स्टेम नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या है? टर्मिनली लगी हैं। कैसी लगी हैं बेटा? टर्मिनली लगी हैं। तो हमारे पास क्या है, क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इट इज अ टर्मिनल पोर्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का टर्मिनल पोर्शन है ब्रांच विच इज स्वेलन ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। जो कि स्वेलन होती है। स्वेलन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बेटा फूड स्टोर है। एक्यूमुलेशन ऑफ फूड के कारण वो क्या है? स्वेलन है। दे possess birds over their notes और eye। देखो ये पोटैटो है। ये क्या है? पोटैटो है। पोटैटो की ये पोटैटो है। इसमें ना ये देखो ये क्या है? इनको हम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। और इन्हीं आई से हमारे पास जर्मिनेटिंग बर्ड्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? जर्मिनेटिंग बर्ड्स निकलती हैं। बहुत सारे, एक आलू में बहुत सारे हमारे पास क्या होती हैं? आई होती हैं। आपने कभी देखा होगा कि पोटैटो की खेती कैसे की जाती है? एक पोटैटो होता है, पोटैटो का कोई बीज नहीं होता है बेटा कि बीज लगाते हैं हम उसमें जमीन में। हम पूरा एक पोटैटो लेते हैं। ठीक है, उसी पोटैटो में ना बहुत सारी बर्ड निकली होती हैं। हम उसको जमीन में लगा देते हैं। फिर जमीन में क्या होता है, वो एक पोटैटो है ना, उसमें जितनी बर्ड होंगी, जितनी आई होंगी ना, उतने पोटैटो निकल जाएंगे उससे, उतने पोटैटो दोबारा से उससे पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे बेटा पोटैटो की खेती की जा सकती है, मतलब खेती की जाती है। एक पोटैटो से 5-7 हमारे पास क्या हो जाते हैं? और पोटैटो हो जाते हैं। ठीक है, लगाया हमने एक था लेकिन वो 5-7 हो गए, है ना, 6-7 हो गए। तो जितनी हमारे पास ये आई होंगी उतने हमारे पास इससे पोटैटो जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड। ये बर्ड होती हैं, बर्ड हमारे पास होती है और इससे हमारे इन बर्ड को हम आई बोलते हैं। जो पोटैटो की जो बर्ड होती है उसको आई बोलते हैं और उससे हमारे पास उसके नोड पे और ज़्यादा मतलब और पोटैटो निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ आया होगा कि अंडरग्राउंड स्टेम में हमने पहले पढ़ा ट्यूबर। तो ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर। ठीक है, हम इसको ट्यूबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा हमारे पास है राइजोम। ये भी बेटा एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है। आप पोटैटो को और जिंजर को आप रूट समझते होंगे। बेटा रूट नहीं है, ये स्टेम है। क्या है? ये स्टेम है। ठीक है, राइजोम क्या होता है? इट इज द मेन अंडरग्राउंड पेरिनियल स्टेम बर्ड present on the node take part for the formation of a new aerial shoot ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन ऑफ ग्रोथ। देखो बेटा राइजोम क्या होता है? जैसे हम पोटैटो का जो पोटैटो होता है उसे नए पोटैटो उसको ट्यूबर बोलते हैं, ऐसे हमने इसको राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको राइजोम बोलते हैं।
ठीक है। इट इज द मेन अंडरग्राउंड पेरिनियल स्टेम, वो ये जो राइजोम होता है ये मेन अंडरग्राउंड पेरिनियल स्टेम होता है। बर्ड प्रेजेंट ऑन द नोड टेक पार्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू एरियल शूट ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। ये जो देखो यहाँ पे ये ना बर्ड प्रेजेंट है, ये बर्ड दिख रही है आपको, बर्ड। अगर आपने अभी वही बात है कि जिंजर की खेती कैसे की जाती है, जिंजर को कैसे लगाया, जिंजर का भी कोई बीज नहीं होता है, पूरे जिंजर को ही हम क्या करते हैं मिट्टी के नीचे लगाते हैं और उससे जितनी उसमें ये बर्ड निकली होंगी ना उतने उससे नए नए जिंजर निकल आते हैं। ठीक है, इन बर्ड्स को अगर आप तोड़ के इन बर्ड्स को तोड़ के आप जमीन में लगाओगे तो इससे एक नया जिंजर निकल जाएगा। कितनी छोटी सी बर्ड होती है, इससे एक बड़ा जिंजर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये नोट्स होती हैं, इनको हम नोट्स बोलते हैं। नोट्स तो आपको पता है क्या होती है। ठीक है, ये स्टेम है, दो स्टेम के बीच की जो जो ये नोड होती है जहाँ से एक नया हमारे पास बर्ड निकल सकती है उसको हम नोड बोल देते हैं। ठीक है, स्टेम ही तो है बेटा, ये एक जिंजर क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये बर्ड निकल रहे हैं, इन बर्ड से एक नए नए जिंजर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, राइजोम होता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जिंजर। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसका, जिंजर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जिंजर है। और बेटा इसका एक और एग्जाम्पल है, इसका एक और एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बनाना। बनाना में भी राइजोम्स होते हैं। ठीक है, बनाना में भी क्या होते हैं, राइजोम्स होते हैं। ठीक है, जिंजर और बनाना इसके दो एग्जाम्पल है। आगे हमारे पास आता है बल्ब। bulb is also a kind of underground stem। बेटा बल्ब भी क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। और बल्ब किसमें पाई जाती है, दिख रहा होगा आपको, क्या है ये, अनियन, गार्लिक। अनियन और गार्लिक में हमारे पास अंडरग्राउंड बर्ड पाई जाती है, इसको बल्ब बोलते हैं। बल्ब अंडरग्राउंड स्टेम है ये भी। It is an underground unbranched reduced disc shaped stem. Terminal bud is the surrounded by several leaves. Terminal buds are surrounded by several leaves. ये हमारे पास टर्मिनल बर्ड्स, ये देखो ये बल्ब है, ये बल्ब राइट। और इससे हमारे पास देखो ये टर्मिनल स्टेम है और यहाँ पे हमारे पास कितनी सारी लीव्स निकल जाती है इससे। तो ये हमारे पास बल्ब। ऐसा ही आपके पास सेम ऐसा ही पौधा आपके पास जिंजर गार्लिक का भी होता है, गार्लिक में भी सेम यही होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है, उसके बाद चलो ये आपको समझ आ गया होगा है ना कि जिंजर क्या, जिंजर में कैसा होता है, राइजोम्स क्या होते हैं, ट्यूबर क्या होते हैं, बल्ब क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे सब एरियल स्टेम। बेटा वो क्या था, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब वो पूरी तरीके से जमीन के नीचे वो स्टेम होती है ना, वो स्टोरेज ऑफ फूड करती है, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड करती है अपने अंदर। ठीक है, जो भी करती है, और एक नए प्लांट को भी वो जब जर्मिनेट करती है तो वो भी पूरा अंदर जमीन के ही नीचे लगाने से वो ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक सब एरियल स्टेम। बेटा सब एरियल स्टेम क्या होता है, पढ़ते हैं। इट इज अ वीक स्टेम विच टेक सपोर्ट ऑफ ग्राउंड फॉर स्प्रेडिंग। ये हमारे पास एक वीक स्टेम होती है जो कि स्प्रेड होने के लिए, फैलने के लिए ग्राउंड का सपोर्ट लेती है। क्योंकि बेटा ये जो स्टेम होती है ना ये बहुत वीक होती है। क्या होती है, वीक होती है, इसीलिए ये फैलने के लिए किसका सपोर्ट लेता है, ग्राउंड का सपोर्ट लेता है। ठीक है, इन दिस कैटेगरी वी विल स्टडी ऑफसेट, रनर, सकर। और इस सब एरियल स्टेम में हमारे पास क्या आती है बेटा, ये एरियल नहीं है पूरी तरीके से, इसीलिए इसको सब एरियल बोल दिया गया। एरियल होता तो पूरा हवा में होता है ना, एरियल होता तो पूरा हवा में होता। जैसे कि आपने बेल देखी होंगी कोई, वो पूरी एरियल होती है, पूरी हवा में होती है, लेकिन ये एरियल भी नहीं है और अंडरग्राउंड भी नहीं है, तो इसको हमने सब एरियल बोल दिया कि भाई आधी ये जमीन में है और आधी जमीन के ऊपर है। जमीन में नहीं है, जमीन के ऊपर है, लेकिन ग्राउंड का सपोर्ट ले रही है। ग्राउंड का क्या ले रही है, सपोर्ट ले रही है। इनकी स्टेम भी मतलब काफी हद तक ग्राउंड से टच होती है, और देखो इनकी ये जो रूट्स है ये तो ग्राउंड में होंगी ही होंगी। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में हमारे पास एक तो आते हैं ऑफसेट, आते हैं रनर, और हमारे पास सकर। ठीक है, तो ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट हमारे पास होता है शॉर्ट horizontal branch producing cluster of leaves above and cluster of roots below is called offset। क्या होता है बेटा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है
प्रोड्यूसिंग अ क्लस्टर ऑफ लीव्स। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, गुच्छा हमारे पास बना रही है अबव एंड द बिलो, अबव एंड द रूट, बिलो द ग्राउंड। देखो बेटा, नीचे भी इसके पास ये क्लस्टर ऑफ लीव्स हैं और ऊपर भी इसके पास क्लस्टर ऑफ लीव्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हमको, ऐसे हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास इट अकर इन सम एक्वेटिक प्लांट, और ऑफसेट हमारे पास किस में होता है, एक्वेटिक प्लांट में ही होता है। किस में होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, ठीक है। आगे इसके बारे में क्या लिखा है हमने, ओके, आगे इसके बारे में हमने लिखा है कि वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, वाटर हाइसिंथ इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। वाटर हाइसिंथ was introduced in Bengal because of its beautiful flower and shape of the leaves। वाटर हाइसिंथ बेटा एक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, इसको बंगाल में लाया गया था इसके ऑर्नामेंटल उसके लिए, मतलब ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टी के लिए, कि ये बहुत, इसके बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लीव्स होती हैं, इसकी शेप ऑफ लीव्स और फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, है ना। लेकिन बेटा इसने क्या कर दिया, हाउएवर इट टर्न आउट टू बी हाईली इन्वेजिव एक्वेटिक वीड, हाईली इन्वेजिव एक्वेटिक वीड फाउंड ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर मतलब रुके हुए फ्रेश पानी में ही ये होता है, कौन, वाटर हाइसिंथ, ठीक है बेटा। ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ, और ये कैसे होता है हमारे पास, स्टैंडिंग वाटर में ही होता है। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज एंड एनिमल्स। देखो बेटा हुआ क्या था कि इस प्लांट को इंडिया में लाया गया था, इसके इंडिया में मेनली बंगाल में लाया गया था, इसके ब्यूटीफुल स्टेम और ब्यूटीफुल लीव्स और ब्यूटीफुल फ्लावर के कारण, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा वहाँ पे फैल गया, क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था वहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा फैल गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैल गया पानी में, इतना ज़्यादा फैल गया रुके हुए पानी में और फ्रेश वाटर में, कि इसने वहाँ की क्या हो गया, ये सारे ऑक्सीजन को ड्रेन कर देता था, मतलब पानी के अंदर से सारी ऑक्सीजन को ले लेता। तो क्या हुआ, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे, जितने भी फिशेस थे, वो सारी वहाँ पे मरना शुरू हो गई, ठीक है। और आपको तो पता है कि बंगाल में सबसे मेन फूड क्या है बेटा, फिश है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। सारी मछलियाँ मरना शुरू हो गई, सारा पानी खराब होना शुरू हो गया बेटा। इसने एक इसको मतलब इसने टेरर ऑफ बंगाल का नाम फिर इसको दिया, मतलब वहाँ पे एक तरीके की भूखमरी सी हो गई थी, क्योंकि बेटा इसने सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर दिया, तो पानी के नीचे कुछ बचा ही नहीं। और जितना भी ऑक्सीजन, जो फिशेस को तो ऑक्सीजन चाहिए, पानी के नीचे होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए उन्हें सांस लेने के लिए, तो बेटा वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं बचा, सारी फिशेस मर गई, वहाँ के लोगों के में भूखमरी सी आ गई थी। तो बेटा इसीलिए इसको हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको बेटा, हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इस वाटर हाइसिंथ को हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है बेटा। वाटर हाइसिंथ को हम एक नाम देते हैं टेरर ऑफ बंगाल का, ठीक है। और इसको जो ये वाटर हाइसिंथ को हम इकॉर्निया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इकॉर्निया बोलते हैं, इकॉर्निया इकॉर्निया बोलते हैं, ठीक है इसको। वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो आपको इतना समझ आ गया होगा कि क्या होता है, हमें क्या पढ़ा, ऑफसेट पढ़ा, ठीक है, ऑफसेट पढ़ा। ऑफसेट का हमारे पास ये दूसरा हमारे पास होता है सकर। बेटा सकर क्या होता है, सकर हमारे पास होते हैं, इट अराइजेज बाय एक्सिलरी बर्ड ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। ये हमारे पास कैसे होता है बेटा, एक्सिलरी बर्ड का मतलब पता है, एक्सिल का मतलब क्या होता है, एक्सिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट है, ओके, ये प्लांट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसके लीव्स हैं। तो हमारे पास ये होता है ना बेटा, कोई भी स्टेम निकल रही है ना, तो इसके बीच के जो ये वाले पोर्शन होता है ना, इसको हम एक्सिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। और यहाँ से जो बर्ड निकलती है ना, उसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो ऐसे ही जो ये सकर होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं, इट अराइजेज बाय एक्सिलरी बर्ड ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। ये जो स्टेम है,
ये जो हमारे पास क्या है, ये एक प्लांट है, ठीक है। इसके ना यहाँ से अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे से एक स्टेम निकलती है जो कि ना ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है और ना ऊपर को एक नया प्लांट बना देती है। क्या कर देती है, एक नया प्लांट बना देती है ना। और फिर ना ये जो ये स्टेम है ना, इसमें अलग से यहाँ पे से ना रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे ना एक अलग ये प्लांट बना देती है। अगर फिर हम क्या करते हैं, इसको ना यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से इसको कट कर देंगे ना, तो ये एक नया प्लांट, इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा। और ऐसे प्लांट जो इस तरीके से ग्रो करते हैं कि हमने एक प्लांट लगाया, वो थोड़ा सा आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि आप एक जगह पे उनको लगाते हो, वो आप देखोगे कि ना उसके बगल में ना एक उसी तरीके का एक नया प्लांट आना शुरू हो जाता है। आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या हो रहा है, लेकिन वही प्लांट क्या होता है, उसी की कोई एक स्टेम क्या करती है, ग्रो करती है अंडरग्राउंड, और ना वो फिर वो एक वर्टिकली एक प्लांट ग्रो कर देती है ऊपर को, है ना। आपको लगेगा कि मैंने तो यहाँ प्लांट लगाया था, ये यहाँ प्लांट कैसे उग गया, तो बेटा वो अंडरग्राउंड। और आप अगर उसको मतलब आप बीच में से अगर उसको काट दोगे तो वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा, फिर उसका उस प्लांट से कोई लेना देना नहीं होगा, उसकी अपनी रूट्स होंगी, अपनी स्टेम होंगी, है ना। फिर वैसे ही वो प्लांट भी दोबारा से फिर से ग्रो करता है और प्लांट बना देता है। तो इस तरीके से ये फैलते हैं। इन प्लांट्स को हम बोलते हैं सकर। इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सकर बोलते हैं। इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स, ओके, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं हमारे पास। इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ग्रासेस। इनके एग्जाम्पल्स बेटा क्या होती है हमारे पास, इनके एग्जाम्पल हमारे पास होती है, इनके एग्जाम्पल हमारे पास होती हैं, एक तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल बनाना भी होता है, ग्रासेस नहीं होता बेटा, इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास बनाना, ठीक है, बनाना। उसके बाद हमारे पास इसका एग्जाम्पल होता है पाइनएप्पल, ठीक है। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी इसका दे रखा है, उसका नाम है हमारे पास क्रिसेंथेनम। क्या है हमारे पास उसका एग्जाम्पल, क्रिसेंथेनम, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा, इसके कौन कौन से दे रखे हैं 3 एग्जाम्पल, बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसेंथेनम। क्रिसेंथेनम उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको मॉर्फोलॉजी में बेटा ये सब पढ़ना है, आपको मॉर्फोलॉजी में ये दे रखा है, मॉर्फोलॉजी के चैप्टर्स में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें आपको दे रखा है सकर, सकर के एग्जाम्पल बताओ, स्टोलोन के एग्जाम्पल, ऑफसेट का एग्जाम्पल आपको पता है कौन सा, एकॉर्निया, इसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। सकर आपको समझ आ गया, ऑफसेट आपको समझ आ गया। तीसरा हमारे पास है रनर। बेटा रनर क्या होते हैं, रनर हमारे पास होता है, इट इज इलोंगेटेड प्रोस्टेट सब एरियल ब्रांच विद लॉन्ग इंटरनोड एंड रूट एट नोड। क्या होता है बेटा, आपने ना ग्राउंड, आपने कभी जो मैदान होता है कभी आपके घरों में भी या फिर कहीं पे भी जो मैदान ग्राउंड होता है, उसमें ना जो घास उगी होती है बेटा, वो एक टाइप की ना क्या होती है, वो एक टाइप की रनर होती है। रनर क्या होती है, रनर देखो ऐसे होती है, ये भी ना हम घास लगाते हैं, ये ना ऐसे 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 उगती चली जाती है और अपनी रूट्स को ना यहाँ नीचे रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे रूट, और ये फैलती रहती है, इसमें रूट्स निकलती रहती हैं, यहाँ पे से थोड़ा सा प्लांट ऊपर निकल जाएगा, रूट्स ऐसे निकलती रहती हैं, है ना। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे जैसे हो रखा है कि ये पूरी यहाँ पे लीव्स आती है, नीचे 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 कहीं कहीं पे ना ऐसे ऐसे रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है। ये भी इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं रनर। रन करती हैं आगे को और अपने आप रूट्स नीचे छोड़ती जाती हैं, और ऐसे पूरी ये आपने कभी ना अगर उस घास को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो आप उखाड़ोगे ना, तो आपको वो एक जगह से उखड़ेगी, फिर एक जगह से वो ग्राउंड में लगी होगी, फिर आपको वहां से भी उखाड़नी पड़ेगी। आपको पूरा जब आप उसको पूरे को उखाड़ोगे ना, तो आप देखोगे जब आप इतनी बड़ी घास को लोगे तो उसमें अलग अलग जगह से रूट्स निकली होंगी। तो बेटा इनको हम बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं, रनर। इसका हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रासेस। ग्रासेस है बेटा। एक और एग्जाम्पल इसका दे रखा है हमको, ऑक्सैलिस, ठीक है। एनसीईआरटी के ये 2 एग्जाम्पल है, आपको दोनों याद होने चाहिए, ठीक है।
ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है और याद करना है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं, याद करने वाली चीज़ें ये आपको एक बार समझ आ जाए फिर आपको ये याद ही करना है ना। चलो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हमने अभी सब एरियल स्टेम पढ़ी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एरियल स्टेम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एरियल। एरियल का मतलब है कि ये पूरी तरीके से हवा में ही है। एरियल का मतलब है पूरी तरीके से हवा में ही, इनका जमीन से बस रूट्स वाला नाता है जो सारे प्लांट्स का होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये इनकी स्टेम जमीन पे लेट के अपने क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है, ऐसा नहीं है। ये एरियल है, पूरी तरीके से हवा में है इनकी पूरी स्टेम, तो इनको हम बोल रहे हैं एरियल शूट। ईच सेगमेंट ऑफ स्टेम हैव एटलीस्ट वन नोड कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। ये बेटा देखो, आपने कभी ना उसका पौधा देखा होगा, शुगर केन का, किसका? गन्ने का पौधा। आपने देखो ऐसे ऐसे, ये गन्ने का पौधा है, इसमें ना नोड्स होती हैं, नोड्स होती हैं। इस हर एक नोड में देखो बेटा, यहाँ पे ना बर्ड होती है, ऐसी बर्ड होती है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, आप डायग्राम में देखो कि इसमें ना ऐसी बर्ड होती है। और इस, अगर आप बीच से ना इसको ऐसे काटोगे, कट करोगे ना, और आप इसको जमीन में लगा दोगे कि एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा इन बर्ड, क्योंकि ना इनकी इन नोड्स पे ना बर्ड प्रेजेंट होती हैं जो कि कैपेबल होती है एक नए प्लांट को ग्रो करने में। तो आपको क्या करना है, बस उसको वहां से काटना है और आपको जमीन में लगा देना, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। बेटा इसको हम बोलते हैं एरियल शूट। एरियल शूट मतलब शूट एरियल शूट है, लेकिन ईच सेगमेंट ऑफ स्टेम हैविंग एटलीस्ट वन नोड कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट, है ना। जो भी एक सेगमेंट लेंगे, लेकिन एक नोड होनी चाहिए उस सेगमेंट में। क्या होनी चाहिए? नोड होनी चाहिए। नोड में तो बर्ड प्रेजेंट होगी, नोड होनी चाहिए, और वो एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो आपको इसके एग्जाम्पल समझ आ गया। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, शुगर केन। शुगर केन हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे आते हैं बुलबिल हमारे पास। बुलबिल क्या होता है? ये भी एक स्टेम ही है, ठीक है। स्टेम के मॉडिफिकेशन से ही हमारे पास बनती है बुलबिल। दीज आर लार्ज साइज फ्लैशी बर्ड विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारे पास अगावे का प्लांट है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे देखो कितनी बड़ी बर्ड निकल रही है, ये बर्ड है। ये क्या होगी बेटा? ये बर्ड ग्रो करेगी, टूटेगी, जमीन में गिर जाएगी, उससे एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास फॉर दिस, ये हमारे पास यहाँ पे से फॉर दिस बुलबिल जस्ट फॉल फ्रॉम द प्लांट एंड रीच द सॉइल। ये बुलबिल हमारे पास जो ये है, यहाँ पे से इसको हम बुलबिल बोलेंगे। ये गिरेगा सॉइल के ऊपर और एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लांट है पूरा, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है अगावे, ठीक है। इसका नाम हमारे पास क्या है? अगावे, ठीक है। अगेव भी कोई कोई बोलते हैं और अगावे भी कोई कोई बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको समझ आ गया होगा, है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? अभी तक हमने पढ़ लिया स्टेम में हमने सब एरियल स्टेम में हमने पहले हमने स्टेम में क्या पढ़ा? अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा। पहले हमने स्टेम में क्या पढ़ा? अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा। उसके बाद हमने अंडरग्राउंड स्टेम में हमने क्या पढ़ा? ट्यूबर पढ़ा, ठीक है, राइजोम पढ़ा, बल्ब पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा सब एरियल स्टेम। क्या पढ़ा हमने उसके बाद? सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में हमने पहले ऑफसेट पढ़ा, ठीक है। ऑफसेट के बाद हमने इसको वाटर हाइसिन भी मैंने बताया। वाटर हाइसिन, इसको बेटा वाटर हाइसिन को या इसको इकॉर्निया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इकॉर्निया बोलते हैं। एकॉर्निया इसको बोलते हैं, ठीक है। एकॉर्निया इसको बोलते हैं। बेटा मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिख दी, एक मिनट।
मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। टेरर ऑफ बंगाल को हमारे पास क्या बोलते हैं दूसरा नाम? एकॉर्निया। ठीक है, एकॉर्निया इसको बोलते हैं, कॉर्निया के नाम से आपको एग्जाम में आएगा। उसके बाद हमारे पास हमने सकर पढ़ा, सकर का हमने बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसेंथेनम पढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रनर में हमने ग्रासेस और ऑक्सैलिस पढ़ी। उसके बाद हमने एरियल शूट में क्या पढ़ा? शुगर केन पढ़ा। ठीक है, शुगर केन, ओके। उसके बाद हमने बुलबुल, इसमें अगावे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देन हम अब पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम हमने पढ़ लिया बेटा, स्टेम कंप्लीट हो गया हमारा, स्टेम के मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लीव्स, कि लीव्स में हमारे पास एक लीव्स के किस भाग से हमारे पास एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। अभी तक आपने देखा होगा कि बेटा स्टेम से नया प्लांट ग्रो हो रहा था। किससे हो रहा था? स्टेम से। ना हमारे पास उसके लिए कोई सीड चाहिए, है ना हमारे पास कोई गाइनोशियम चाहिए, अंडोशियम चाहिए, कोई भी ओव्यूल, कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, हमें सिर्फ एक स्टेम चाहिए होता था। ठीक है, एक नए प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब हमको एक नए प्लांट को ग्रो करने के लिए एक लीफ चाहिए, एक लीफ सरफेस चाहिए। ठीक है, लीव्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूट पढ़ेंगे। ठीक है, जो लीव है, देखो, लीव्स ऑफ सेवरल प्लांट हैविंग एडवेंटिशियस बर्ड हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या होता है? लीव्स ऑफ सेवरल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमारे पास एडवेंटिशियस बर्ड हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। In Bryophyllum, adventitious bird arise from notches present at margin of the leaf। बेटा ये ना एक ब्रायोफाइलम, एक प्लांट होता है, ब्रायोफाइलम की एक लीव है। इसमें क्या होता है, ये क्या है? ये हमारे पास एक लीव है। ठीक है, इस लीव के ना मार्जिन से, मार्जिन का मतलब आपको पता होगा ना, पेरिफेरी, मतलब कि एक साइड से ना यहाँ पे ना एक लीव्स पूरा एक ना प्लांट सा ग्रो हो जाता है, प्लांट ग्रो हो जाता है। जैसे देखो इसमें भी प्लांट ग्रो हो रखा है, प्लांट ग्रो हो रखा है ना, प्लांट ग्रो हो जाता है ना। क्या होता है? ये ब्रायोफाइलम की जो लीव होती है ना, ये सरफेस से मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे होती है, जमीन से बहुत कम डिस्टेंस पे होती है। क्या होता है कि फिर इस लीव के ऊपर ना ऐसे नया नया प्लांट ग्रो होता है, और ये जो रूट होती है ना, ये हमारे पास जमीन में चली जाती है, मतलब है ना, ग्राउंड में हमारे पास इसकी क्या चली जाती है, हमारे पास इसकी रूट चली जाती है, और जो प्लांट होता है ना, लीव के ऊपर ही ग्रो होता है। ठीक है, अगर ये जो हमारे पास जो लीफ है, जो रूट्स हैं, वो हमारे पास अगर प्रॉपरली प्लांट हमारे पास जो हमारे पास जो लीव्स है ना, वो सरफेस के से बहुत कम डिस्टेंस पे है। जो हमारे पास नया प्लांट ग्रो हुआ है लीफ के ऊपर, अगर उसकी जो रूट है वो सॉइल में चली गई, है ना, तो सॉइल से उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिली ना, तो अगर नहीं वो सॉइल से उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल पाया, या फिर वो अच्छे से अपने आप को प्रॉपरली सॉइल में नहीं बाइंड कर पाई ना, तो फिर ये वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसको सॉइल से प्रॉपर सपोर्ट मिल गया, तो बेटा एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है ऐसे ही लीव्स पे। ठीक है, ये मेनली हमारे पास किस में होता है? ब्रायोफाइलम में होता है। किस में होता है बेटा? ब्रायोफाइलम में होता है। ठीक है, समझ आया? एनसीईआरटी में बेटा आपको इसका डायग्राम दे रखा है, ऐसे ही डायग्राम देके पूछ लेंगे किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइलम का है। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, लीव्स में आपको ना एक ही दे रखा है एनसीईआरटी में, ज़्यादातर एक ही पढ़ाते हैं 12th क्लास तक। जब से भी आप मॉडिफिकेशन पढ़ते हो लीव्स में, तो आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पढ़ाया गया है, वो है हमारे पास ब्रायोफाइलम का। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन हम उन तक नहीं जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ ब्रायोफाइलम बोल रखा है, ब्रायोफाइलम दे रखा है। उसके बाद हमारे पास हम रूट्स में पढ़ेंगे। इट वॉज डिस्कस्ड दैट one of the prerequisite for vegetative reproduction presence of bird। हमको अभी तक पढ़ने से ये पता चला कि एक जो मतलब रिक्वायरमेंट है हमारी किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो क्या है? बर्ड है। क्या है बेटा? वो बर्ड है। हमारे पास स्टेम में भी जब बर्ड थी तभी हमारे पास नया प्लांट ग्रो हो सकता है ना। हमारे पास जो ब्रायोफाइलम अभी हमने जो पढ़ा ना, यहाँ पे भी बेटा बर्ड होती है, एडवेंटिशियस बर्ड होती है ना, उन्हीं से नया प्लांट ग्रो होता है। उसके बाद तो हमें अभी तक के पढ़ने से ये पता चला कि एक जो हमें प्री रिक्वायर्ड, जो हमारी जो मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट है हमारे को एक प्लांट को ग्रो कराने के लिए, वो क्या है? बर्ड है। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। दो बर्ड इज मेनली फीचर ऑफ स्टेम बट इन सम प्लांट्स,
रूट में ऑल्सो बेयर बर्ड्स। हमको पता है कि बर्ड किसका फीचर है, बर्ड हमने आज तक कहाँ पे आती हुई देखी है, स्टेम में आती हुई देखी है। हम बोलते हैं ना स्टेम में बर्ड आ गई उससे नया प्लांट ग्रो होगा, लेकिन हमारे पास क्या है, बट सम प्लांट रूट में ऑल्सो हैव बर्ड। लेकिन कुछ हमारे पास प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जिनमें रूट्स में भी बर्ड होती हैं। क्या होता है, उनकी रूट्स में भी बर्ड होती हैं। दीज एडवेंटिशियस बर्ड्स स्प्राउट टू फॉर्म द न्यू प्लांट, एग्जाम्पल डहेलिया। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें जो बर्ड होती है हमारे पास, जो रूट में बर्ड आ जाती है, उनसे एक नया प्लांट, एक नया एडवेंटिशियस बर्ड स्प्राउट टू फॉर्म द न्यू प्लांट। वो एडवेंटिशियस बर्ड में स्प्राउटिंग होती है और एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। कहाँ से, रूट से। रूट में भी बर्ड होती हैं बेटा कहीं कहीं पे। ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको दे रखा है डहेलिया। ठीक है, डहेलिया का एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, और हमने अभी तक पढ़ लिया, स्टेम में पढ़ा, लीव्स में पढ़ा, रूट में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो, ये जो हमारे पास अभी तक कंप्लीट हुए हैं ना बेटा, ये हमारे पास हुए नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आपको आगे जो मैं पढ़ाऊंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल मेथड्स आर मैन मेड स्पेशल टेक्निक in which part of somatic body of the plant is made to develop into a new independent plant। बेटा somatic body क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। somatic body बेटा अदर देन आपके पास जो प्लांट होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो एंडोशियम और गाइनोशियम के अलावा जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोमैटिक बॉडी। ठीक है, सोमैटिक बॉडी ऑफ द प्लांट। आर्टिफिशियल मेथड आर यूज्ड टू प्रोपोगेट डिजायर्ड वैरायटी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट। आर्टिफिशियल मेथड में हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसको हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग, हमें जो भी प्लांट का जिस पार्ट को भी ग्रो करवाना है वो हम ग्रो करवा सकते हैं। किसकी हेल्प से? सोमैटिक बॉडी की हेल्प से। कोई हमको इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं चाहिए किसी भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए। बेटा आपको अगर एक बेसिक नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि किसी भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए हमको क्या चाहिए। किसी भी प्लांट को नहीं, एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए ही हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही हम एक नया प्लांट को ग्रो कराते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे यही तो खूबी है, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं चाहिए एक नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए। आप उसके सोमैटिक बॉडी पार्ट से भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने सारे कौन से पढ़े थे? अभी हमने जितने भी पढ़े वो हमने नेचुरल पढ़े, और अब हम आर्टिफिशियल पढ़ रहे हैं। वहाँ पे नेचुरली सारे प्लांट ग्रो कर रहे थे, हम बर्ड के ऊपर जाके रूट्स को तो सॉइल में लगा नहीं रहे थे, है ना, मतलब लीव्स के जो रूट्स हैं उनको सॉइल में लगा नहीं रहे थे, अपने आप ही एक नया प्लांट ग्रो हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जो हमने उसमें पढ़ा, जो स्टेम अपने आप ग्रो कर रही थी, उसमें से अलग से अपने आप से एक प्लांट ग्रो हो रहा था। हम तो कुछ उसमें हेल्प नहीं कर रहे थे। लेकिन बेटा जो आर्टिफिशियल मेथड है ना, इसमें हमारे पास सारा मैनमेड काम होता है। इसमें हम अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करवाते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक नया प्लांट ग्रो, एक नए जो भी हमें अपने आप, मतलब हमें जिस तरीके के फूल चाहिए, जिस तरीके के फल चाहिए, उनको हम ग्रो करा सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड आर यूज्ड टू प्रोपोगेट डिजायर्ड वैरायटी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। देन हमारे पास आता है पहला, आर्टिफिशियल में पहला हमारे पास आता है कटिंग। कटिंग क्या होता है बेटा? कटिंग देखो क्या होता है। कटिंग हमारे पास है, कटिंग हम पहला पढ़ रहे, कटिंग आर द कट पीस ऑफ स्टेम, लीव एंड रूट विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज in natural polarized fashion. Prerequisite to successful cutting is induction of rooting. For this,
रूट प्रमोटिंग केमिकल्स लाइक IBA, NAA आर यूज्ड। ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट, इसमें हम सबसे पहला मेथड पढ़ रहे हैं कटिंग का। कटिंग से हम कैसे नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। कटिंग में हमें बोला हुआ है यहाँ पे, कटिंग आर द कट पीसेज ऑफ स्टेम लीव। कटिंग हम किसी में भी, स्टेम में भी कट कर सकते हैं, लीव्स में भी कट कर सकते हैं, रूट्स में भी कट कर सकते हैं। विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज इन नेचुरल पोलराइज फैशन। जिनको नर्सरीज, आपको पता है क्या होती हैं? नर्सरीज होती हैं जहाँ पे हम, आप कभी गमलों के लिए आप प्लांट्स लेने गए होंगे ना, तो नर्सरीज होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 प्लांट्स होते हैं, उनको लोग खरीद के ले जाते हैं। तो वो जो प्लांट होते हैं ना, वो अपने आप से उनको उगाते हैं, है ना, ताकि, और फिर जो हम, जैसे हम लोगों को प्लांट्स चाहिए तो हम वहाँ से खरीद के अपने घरों में लगा लेते हैं। तो उन जगह को क्या बोलते हैं? नर्सरीज बोलते हैं। तो नर्सरी में हमारे को क्या होगा? इतने सारे, तो वो प्लांट कैसे लगाएंगे बेटा इतने सारे? मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि वो हर प्लांट को ग्रो करेंगे, है ना। फिर क्या कहते हैं, आपके पास वो वेट करेंगे, है ना, कि हमारे पास एक नया प्लांट आएगा, है ना। ऐसा तो करेंगे नहीं कि ग्रो करेंगे, फिर वो इंतज़ार करेंगे इसमें सीड आएंगे, है ना। ठीक है बेटा, तो इसमें वो ऐसा तो हमारे पास वो करेंगे नहीं कि वो इंतज़ार करेंगे कि ये प्लांट बड़ा होगा, फिर इसमें सीड आएंगे, है ना, इसमें सॉरी फ्रूट्स आएंगे, फिर उन फ्रूट से सीड निकलेंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। वो क्या करते हैं, वो ना उस प्लांट को, वो जब प्लांट बड़ा होता है ना, तो उसमें स्टेम्स निकलती है ना, तो उनको ही कट कर करके, या तो उनकी रूट्स को या उनकी लीव्स को, प्लांट के अकॉर्डिंग, अलग अलग प्लांट की अलग अलग नीड होती है कि उसको वो रूट से उग सकता है, या लीव से उग सकता है, या स्टेम से उग सकता है। तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं बेटा, प्लांट ग्रो करवाते हैं, और वहाँ पे उनकी स्टेम को कट करके लगा लेते हैं दूसरे गमले में, वहाँ से एक नया प्लांट आ जाता है। या फिर कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स को लगा लेते हैं, रूट्स को कट करके लगा देंगे, नया प्लांट आ जाएगा। कहीं पे लीव्स को लगा देंगे, नया प्लांट आ जाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया है यहाँ पे कि क्या, cuttings are cut piece of stem, leaves and root which are planted in nursery in natural polarized fashion. इसका प्री-रिक्विसाइट क्या होता है टू सक्सेसफुल कटिंग इज इंडक्शन ऑफ रूटनिंग। बेटा, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसकी सबसे प्राइमरी नीड क्या है? रूट्स। रूट्स के बगैर कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, कोई प्लांट सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर सकता है बेटा। चाहे हम स्टेम लगाएं, चाहे लीव्स लगाएं, चाहे रूट का पार्ट लगाएं, हमको ये हम मेक श्योर करना है कि उसमें रूट आ जाएं, तभी हमारे पास वो प्लांट ग्रो कर पाएगा। तो रूट कैसे आएगा? रूट हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास डालते हैं कुछ रूट प्रमोटिंग केमिकल्स डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? रूट प्रमोटिंग केमिकल्स डालते हैं। आपने 11th क्लास में बेटा पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, कि एक चैप्टर है हमारे पास, प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर है। उसमें हम अलग अलग 4-5 टाइप के हार्मोन पढ़ते हैं, जिब्रेलिक एसिड, है ना, और ऑक्सिन, है ना, और क्या बोलते हैं, जो भी हमारे पास एब्सिसिक एसिड। तो वो हमारे, ये सब हमारे पास क्या थे? हमारे पास हार्मोन थे, प्लांट हार्मोन, जो कि प्लांट्स में अलग अलग काम करवा रहे थे। कोई हमारे पास फ्लावरिंग करवा रहा था, कोई हमारे पास क्या कर रहा था, फ्रूटनिंग को प्रमोट कर रहा था, कोई रूट को प्रमोट कर रहा था, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास ना रूटिंग को प्रमोट करवाते हैं। ठीक है, और मेनली जो वो हार्मोन होता है ना बेटा, वो हार्मोन होता है ऑक्सिन। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है जो हमारे पास रूटनिंग को प्रमोट कराता है बेटा? वो है हमारे पास ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आ जाएगा एग्जाम में आपके पास कौन सा हार्मोन है जो रूटनिंग को प्रमोट करवाता है। अलग अलग हार्मोन आ जाएंगे बेटा, आपको ऑक्सिन को टिक लगा के आना है। ठीक है, और इसमें हमारे पास इन्होंने दे रखा है IBA और NAA। ये IBA और NAA भी काइंड ऑफ ऑक्सिन ही है। ठीक है, IBA की फुल फॉर्म क्या होती है? IBA की फुल फॉर्म होती है इंडोल, IBA। ठीक है, IBA की फुल फॉर्म क्या होती है? IBA की फुल फॉर्म हमारे पास होती है, एक मिनट बेटा, राइटिंग
राइटिंग तो ज़्यादा ही खराब बन रही है। कौन सा हार्मोन था वो? केमिकल तो हमारे पास वो कौन सा था? ऑक्सिन था, ठीक है। और हमारे पास IBA और NAA हमारे पास ना काइंड ऑफ ऑक्सिन है, मतलब ये ऑक्सिन फैमिली के ही केमिकल्स हैं। तो IBA की फुल फॉर्म क्या है? IBA की फुल फॉर्म क्या है? इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड। और NAA हमारे पास क्या है? NAA हमारे पास है नेफ्थलीन, Na इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड। एसिटिक नेफ्थलीनिक एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इनकी क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है। तो हमको इस तरीके से इनको ऐसे इतने NCERT में वैसे NAA तो हमको दे ही नहीं रखा है, IBA तो फिर भी उस 11th के चैप्टर में है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सिन हमारे पास क्या है? रूट प्रमोटिंग हार्मोन है, जिनमें से आपके पास ऑक्सिन की जगह कभी कभी IBA लिख के दे देंगे, NAA लिख के दे देंगे। तो आपको पहचानना है कि ये दोनों भी हमारे पास काइंड ऑफ ऑक्सिन है, ठीक है। ओके ठीक है, आगे हमारे पास स्टेम कटिंग। अभी तक कौन सा था बेटा? रूट कटिंग, आई थिंक कटिंग में हमारे पास था। कटिंग में हमने कटिंग पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या होता है? इट इज द कॉमन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ 1 year ओल्ड स्टेम। 1 साल पुराना प्लांट होना चाहिए, ठीक है, 1 साल पुराना प्लांट होना चाहिए। आर कट एंड देयर लोअर एंड आर डिप्ड इन डाइल्यूट ऑक्सीजन। डाइल्यूट बेटा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करवाएगा? उसके रूट को प्रमोट करवाएगा, रूट निकलवाएगा उसमें, ठीक है। उसको डिप किया जाता है डाइल्यूट ऑक्सीजन में फॉर सेवरल मिनट, कुछ मिनट्स के लिए, बिफोर प्लांटिंग इन द सॉइल। सॉइल में प्लांट करने से पहले, उसको सॉइल में लगाने से पहले उसको ऑक्सीजन में डिप किया जाएगा ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है। द लोअर एंड डेवलप एडवेंटिशियस रूट बर्ड प्रेजेंट ओवर द एक्सपोज्ड पार्ट स्प्राउट एंड फॉर्म शूट सिस्टम, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे से हमने इस स्टेम को कट किया, स्टेम को कट कर दिया, ठीक है। हमने थोड़ी देर में तक इस स्टेम को ऑक्सीजन में, डाइल्यूट ऑक्सीजन में डाल के रखा, कुछ मिनट्स के लिए इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया। फिर हमने ना इसको सॉइल में लगा दिया। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की हेल्प से, है ना, ऑक्सीजन की हेल्प से और सॉइल से इसको और भी न्यूट्रिशन मिलेगा। इसमें ना ऐसी रूट्स आ जाएंगी, देखो यहाँ पे रूट्स आ गई हैं, ऐसी रूट्स आ जाएंगी, है ना। और रूट्स आ जाएंगी तो रूट से इसको और न्यूट्रिशन मिलेगा, रूट से ये अपने और मतलब सॉइल से जो भी न्यूट्रिशन को लेगा। और यहाँ पे अपना जो ये ऊपर का प्लांट है ना बेटा, इससे ना लीव्स को या और ब्रांचेस को हमारे पास और ब्रांचेस को हमारे पास इससे निकल जाएंगी, मतलब और ब्रांचेस और लीव्स इससे निकल जाएंगी और ये फर्दर एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसको काट के लगाया था, कोई स्टेम का ये पार्ट था, नहीं, ये पूरा एक प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा एक पेरेंट प्लांट में और इस प्लांट में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा अच्छे से, है ना। ठीक है, स्टेम कटिंग का तो यही होता है ना, स्टेम कटिंग का यही होता है, ठीक है। और स्टेम कटिंग के हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं स्टेम कटिंग के। हमारे पास स्टेम कटिंग के हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं बेटा, ठीक है। मैं इसको स्टेम कटिंग का हमारे पास एग्जाम्पल होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं स्टेम कटिंग के? स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं रोज। कौन से एग्जाम्पल होता है हमारे पास स्टेम कटिंग का?
रोज हो गया, है ना, रोज हो गया, चाइना रोज, मेनली ये हमारे पास स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। बाकी आपको हमारे पास जो दूसरा है वो है हमारे पास लीफ कटिंग। लीफ कटिंग में क्या होता है बेटा, लीफ कटिंग में होता है स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट कैन बी प्रोपोगेट बाय लीफ कटिंग, लीव्स आर कट ट्रांसवर्सली into 2 or 3 and planted in vertical position in the soil for successful leaf cutting. Beside induction of the rooting, formation of adventitious bud is also important. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं बेटा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हमको लीव्स को कट करके लगा देते हैं ना अगर, तो लीव्स से ही एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। उसके लिए हमको रूट्स आना ज़रूरी है, उसमें रूट्स आती हैं, ठीक है, रूट्स आती हैं, उन्हीं लीव्स में रूट्स निकलती हैं, फिर जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं उनसे मतलब स्टेम्स निकलती हैं और लीव्स निकलती है और एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनमें हमारे पास क्या होता है, लीफ कटिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देन हमारे पास आ गया ठीक है, हमारे पास लीफ कटिंग हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूट कटिंग। They are long piece of root which are used artificially propagate new plant. Ability to form adventitious root and adventitious buds are prerequisite. ठीक है, देखो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है they are long piece of root, they are long piece of root, मतलब रूट के एक लॉन्ग पीस को हम लेते हैं, रूट को, प्लांट को उखाड़ा रूट लीव्स में से, ठीक है, विच आर यूज्ड आर्टिफिशियली टू प्रोपोगेट अ न्यू प्लांट, एक नए प्लांट को आर्टिफिशियली तो हम प्लांट को तो हम उखाड़ेंगे ना, खुद तो उखड़ नहीं जाएगा प्लांट, और हम उखाड़ रहे हैं तो आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं हम, मैन मेड हो रहा है, मतलब आदमी इंसान जब मतलब कि ह्यूमन जब कोई काम को कर रहा है तो वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल हो जाता है ना। एबिलिटी टू फॉर्म एडवेंटिशियस रूट एंड एडवेंटिशियस बर्ड आर प्रीरिक्विजिट। बेटा इसके लिए जो प्री रिक्वायरमेंट है ना वो क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड्स का आना ज़रूरी है और एडवेंटिशियस रूट्स का आना ज़रूरी है ना, तभी तो हम उसमें से एक नया प्लांट को ग्रो करा पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, रूट कटिंग, इसमें से हम रूट को कट करके लगाते हैं और उसमें क्या होती है, बर्ड निकल आती है, एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस रूट निकल आती है और उससे फिर एक नया प्लांट ग्रो जाता है। बेटा इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, किस किस में होता है ये हमारे पास होता है लेमन में, किस में होता है ये हमारे पास, लेमन में होता है। ये हमारे पास इसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास रसबेरी, है ना, रसबेरी में भी यही होता है। रसबेरी आपको पता होगा, है ना, रसबेरी हमारे पास एक फ्रूट होता है, इन प्लांट्स में हमारे पास ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रूट कटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आगे हम पढ़ेंगे वो है गूटी, एयरलाइन, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, कटिंग, क्या पढ़ा बेटा हमने, पहला जो हमारा था फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ी कटिंग पढ़ी हमने पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एयरलाइन या फिर गूटी। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इट इज एंशिएंट हॉर्टिकल्चर टेक्निक फॉर प्रोपोगेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्री एंड श्रब्स वेयर सॉफ्ट ब्रांचेस डू नॉट अकर नियर द सॉइल, ओके। देखो गूटी में क्या होता है बेटा, गूटी में ये होता है कि गूटी को हम एयरलाइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ना क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम करते हैं कि इट इज एन एंशिएंट हॉर्टिकल्चर टेक्निक फॉर प्रोपोगेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्रीज एंड श्रब्स वेयर सॉफ्ट ब्रांचेस डू नॉट अकर नियर द सॉइल। इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे ना सॉफ्ट ब्रांचेस सॉइल के पास नहीं होती ना, इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को ना कट करते हैं और उसमें हम काऊ डंग को, है ना, काऊ डंग को, सॉइल को इस तरीके से ना ऐसे पॉलीथीन से बांध देते हैं। उससे क्या होता है बेटा, उससे ना इसको न्यूट्रिशन मिलता है और ना वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है,
ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गूटी बोलते हैं या फिर इसको हम एयर लेयरिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लांट के ऊपर, मतलब प्लांट हवा में ही है लेकिन हम उसमें लेयरिंग करवा रहे हैं, है ना, कि उससे नया प्लांट ग्रो जाता है। उसमें ऐसे देखो इस तरीके से, फिर ना वहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे काउ डंग को लेके मतलब मैन्योर जो भी है हमारा सॉइल को लेके ऐसे पन्नी में बांध दिया, मतलब पॉलीथीन में उसको भरा और उसको पॉलीथीन की हेल्प से ऐसे टाई कर दिया इससे। तो देखो यहाँ से ना नई रूट्स आ गई बेटा, क्या आ गई, नई रूट्स आ गई, और ये रूट्स हमारे पास जाएंगी सॉइल तक और वहां से एक नया प्लांट एक ग्रो करेंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो गूटी हो गया हमारे पास, है ना, ये हमारे पास हमने इसका एग्जाम्पल है लीची। लीची में हम मेनली ऐसा करते हैं, किसमें करते हैं हम ऐसा, लीची में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट यूजुअली रूट सिस्टम and shoot system of two different plant in such a way that they unite later develop as a composite plant। बेटा इसमें क्या होता है, हमने दो प्लांट्स लेते हैं, अपने डिजायरेबल कैरेक्टर के प्लांट्स लेते हैं, है ना। आपको जो है जैसे कि आपको दो प्लांट है ना, आपको एक का शूट पसंद आया, एक का आपको ना रूट पसंद आया कि भाई इसकी ना रूट्स मजबूत है ना, और दूसरा प्लांट आपने देखा भाई इसमें फ्रूट्स तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन इसके रूट्स मजबूत नहीं है, तो आपने क्या करा, उस प्लांट को भी बीच से काटा, इसको भी बीच से काटा, उन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, और वो ना एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा, है ना। इसमें यही होता है बेटा कि अ स्मॉल शूट ऑफ प्लांट विद सुपीरियर ट्रेट इज एम्प्लॉयड, इट इज कॉल्ड ग्राफ्ट और स्क्योन। ठीक है, स्क्योन बोलते हैं, शूट वाले पार्ट को हम स्क्योन बोलते हैं। It should have one of the several bud. The root system of the other plant is allowed to remain intact. It is called stalk। और जो root system वाला plant होता है उसको हम stalk बोलते हैं, under stalk भी बोलते सकते हैं। The short of the stalk is often cut 10 से 30 सेंटीमीटर above the base of the root. Leaves and buds present over the stump of stalk are removed। देखो इसमें क्या होता है, हाँ देखो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो बेटा ये ना हमारे एक प्लांट थे, दो इंडिविजुअल प्लांट थे, ठीक है, एक ये था, हमको ना इसका तो मेरे को रूट अच्छा लगा, रूट हमको डिजायरेबल लगा, इसका हमें स्टेम लगा, ठीक है, ये शूट लगा। हमने क्या करा, ये जो ट्री था और ये भी एक ट्री था, इसको मैंने क्या करा, इसका ना मैंने ये वाला नीचे वाला हिस्सा काटा और इस ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दिया, ठीक है। इसका मैंने क्या करा, इस वाले का मैंने इस रूट वाले हिस्से को तो काट दिया और इस ऊपर वाले हिस्से को भी काट दिया। मेरे को ना इसका शूट पसंद आया, मैंने ना इस शूट को इसके ऊपर ग्रो कर दिया, मतलब इस शूट को इसके ऊपर ऐसे कट करके बांध दिया और एक मेरे पास एक डिज़ायरेबल मेरे पास एक प्लांट आ गया जिसका मेरे को शूट भी चाहिए था, एक का तो मुझे शूट चाहिए था, एक का मुझे रूट चाहिए था, और मेरे पास ये वाला आ गया। तो देखो क्या होता है कि एक का जो नीचे वाला जिसकी हमें रूट पसंद आई ना, रूट जिसकी हमें रूट चाहिए उसको हम बोलते हैं स्टॉक, जिसकी हमें शूट चाहिए उसको हम बोलते हैं स्क्योन। ठीक है, इन दोनों को कट करते हैं और इनको ना ऐसे जोड़ देते हैं, इनको ऐसे जोड़ दिया, देखो इसके बीच में डाल दिया, इसको इस तरीके से ऑब्लिक कट किया, इसमें ऑब्लिक कट किया। ऑब्लिक कट कर क्यों करते हैं बेटा, ताकि ना ये दोनों अच्छे से फिक्स हो जाएं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ऑब्लिक कट किया, इन दोनों को फिक्स कर दिया, उसके बाद ना इसको इस ऐसे इस तरीके से बांध देते हैं, टेप से, बैंडेज से इसको बांध देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से फिक्स रहे। उसके बाद हम देखेंगे इन ग्राफ्टिंग स्क्योन इज फिक्स्ड ओवर द स्टॉक। ओवर द स्टॉक मतलब कि स्टॉक हमारे पास नीचे वाला है और स्क्योन हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है। इन अ मैनर दैट कैम्बिया ऑफ द टू कम इन कॉन्टैक्ट, उसका जो कैम्बिया है वो कॉन्टैक्ट में आ जाए, जाइलम है, फ्लोएम है, ताकि जो नीचे वाला जो प्लांट है, जो स्टॉक है, वो अगर सॉइल से हमारे पास मिनरल और फूड को एब्जॉर्ब करे तो वो उसके पास ऊपर वाला जो स्क्योन है उसके पास भी वो सारी चीज़ें
पहुंचे तभी तो वो भी ग्रो कर पाएगा। द यूनियन इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स, और फिर क्या करा जाता है, ग्राफ्टिंग वैक्स लगाई जाती है उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। इट इज देन टायर्ड विद द हेल्प ऑफ बैंडेज और टेप, रबर और ऑयल, ठीक है। द बर्ड ऑफ दिस स्टॉक आर नॉट अलाउड टू स्प्राउट। जो स्टॉक होता है ना बेटा, स्टॉक होता है, इसकी जो बर्ड होती है, इसके ऊपर बर्ड आ रही होती है ना, इनको कट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका स्टॉक में कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, तो इसके ताकि ये ग्रो ना कर सके, मतलब कि इसमें हमारे पास क्या है, अलग से प्लांट ना हो सके, इसकी बर्ड्स को हम कट कर देते हैं। दे आर रिमूव्ड एज सून एज दे आर नोटिस। एग्जाम्पल, हमारे पास ये काम किस किस में होता है बेटा, मैंगो में किया जाता है, एप्पल में किया जाता है, पियर में, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनमें, गुआवा में, प्लम में, पीच में या पाइन में किया जाता है ये, ठीक है, कि हमको एक का शूट पसंद है, एक का रूट। कुछ कुछ फ्रूट्स तो ऐसे होते हैं कि जैसे आपने सिट्रस फ्रूट लिया, ऐसा नहीं कि आप आम को ले रहे हो और ऑरेंज को ले रहे हो कि ऊपर आम उग रहे हैं नीचे ऑरेंज उग रहा है, नहीं, एक ही फैमिली के फ्रूट्स होने चाहिए। जैसे आपने सिट्रस फ्रूट में आपने लेमन और ऑरेंज आपने लिया कि मेरे को ना इस वाले में आधे में तो भाई मुझे लेमन चाहिए और आधे में मुझे ऑरेंज चाहिए, तो आप क्या करोगे बेटा, आप ना इसको नीचे लेमन वाले को रहने दोगे, ऊपर आप ऑरेंज वाले का कट करें, तो आप पाओगे, है ना, कुछ समय बाद आप पाओगे, अगर आप यही टेक्निक करोगे तो आप पाओगे कि नीचे आपके पास लेमन उग रहे हैं, ऊपर आपके पास ऑरेंजेस उग रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, अपनी अकॉर्डिंग, मतलब अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। लास्ट हमारे पास आता है बेटा, माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का दूसरा नाम हमारे पास है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हमारे पास माइक्रो प्रोपोगेशन का दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन इज द रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्मॉल प्लांट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक इज टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग and growing cell tissue etc and their differentiation to artificial medium under aseptic condition inside suitable container। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में हम बेसिकली क्या करते हैं, इस टेक्निक में ना हम एक प्लांट लेते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि आपको ना बहुत सारे प्लांट्स उगाने हैं, एक गार्डन में आपको बहुत सारे प्लांट्स उगाने हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास ना उसका एक प्लांट है, एक ही प्लांट है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, उस प्लांट को क्रश कर उसके ना कुछ सेल्स निकाल लोगे। सेल्स को निकाल दिया, ठीक है, कुछ आपने 3-4 सेल्स निकाल ली, ठीक है, और आपने क्या करोगे, एक आप मीडियम तैयार करोगे, एक कल्चर मीडियम तैयार करोगे, उसमें आप अगार डालोगे। अगार क्या होता है, अगार एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे ना वो फिक्स रहेंगी सारी चीज़ें। अगार डालोगे, उसमें न्यूट्रिशन डालोगे, मैन्योर, जो आपको जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, उन टिश्यूज़ को, उस प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आप हार्मोन जो भी हैं वो चीज़ें डालोगे, ठीक है। वो चीज़ें आपने डाली, उसमें क्या होगा, उन सेल्स को डालोगे उस मीडियम में, वो सेल्स ग्रो करेंगी, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे से ये प्लांट हमारे पास था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टिश्यू कल्चर हमारे पास 12 मतलब कि काफ़ी चैप्टर्स है जिसमें इसका यूज़ होता है कि टिश्यू कल्चर हम क्या काम है। ये हमारे पास कोई प्लांट है, आपने इस प्लांट की ना कुछ सेल्स को ले लिया, फिर आपने ना यहाँ पे एक मीडियम लिया, एक कल्चर प्लेट ली, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कल्चर मीडियम है। कल्चर मीडियम में ना आपने ना इन सेल्स को डाला, इन सेल्स को आपने इस कल्चर मीडियम में डाला, ठीक है। और यहाँ पे ना आपने इसको सारी जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी, है ना, सारा जो भी इसको जितने भी केमिकल्स वगैरह चाहिए थे या इसकी ग्रोथ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है बेटा, साइंटिस्ट को पता होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें सब कुछ डालते हैं, ठीक है। तो कुछ समय बाद आप देखोगे ना ये सेल डिवाइड करेंगी, बहुत ज़्यादा डिवाइड करेंगी और यहाँ पे ना बहुत सारे सेल्स बना लेंगी, बहुत सारे सेल्स बना देंगी, पूरा सेल्स हो जाएगा बेटा। इस सेल के जो मतलब डिवीजन से जो इतना सारा सेल बन जाता है ना, इस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं बेटा, कैलस बोलते हैं इसको, कैलस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कैलस होता है ना, इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको हम एक दूसरे मीडियम में, हमारे पास एक दूसरे मीडियम में डालते हैं, वहाँ पे ना इसमें ऐसे रूट्स आने लग जाती हैं,
इन जो ये कैलस है ना, अलग अलग ये जो सेल्स हैं ये अलग अलग ग्रो करने लग जाती हैं, सॉइल में उनको लगाएंगे ग्रो करने लग जाएंगी और हमारे पास बहुत सारे छोटे 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 प्लांट्स यहाँ पे आ जाएंगे और इन प्लांट्स को निकाल के हम अपने फील्ड में लगा देंगे या फिर कहीं सॉइल में लगा देंगे। तो हमारे पास देखो कितने सारे प्लांट्स आ गए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास टिश्यू कल्चर किया जाता है। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है कि एक टिश्यू से या फिर सेल से कल्चर करा के हम बहुत सारे प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं या फिर इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं। प्रोपग्यूल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, प्रोपगेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम प्रोपग्यूल का यूज़ कर रहे हैं। प्रोपग्यूल मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको हम एक नया प्लांट को बनाने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच बेटा, है ना, आपको मुझे सुनने के लिए। और आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा हमारे पास जो भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर राइटिंग का इश्यू होगा तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। और बाकी तो आपको नोट्स तो बिल्कुल ये प्रॉपर हैं, आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखने हैं, इनको याद करना है। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। आगे हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे, है ना। एक ही क्लास शायद लगेगा, 3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। और बेटा आगे के चैप्टर्स भी हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, है ना, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज हो, है ना। रटने से ज़्यादा आपको कंसेप्ट समझ में आ, और आप एग्जाम में जब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होता है तो आप खुद की राइटिंग, मतलब खुद से आप लिख सकते हो आंसर को। हमें तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आपको टेक्निकली अगर आपको चीज़ें समझ आ रखी होंगी तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो बेटा कंसेप्चुअल नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, पढ़ते रहिए। ओके बाय।